Last video में I covered that part about uncle and his strategic designs Central Asian heartland के ऊपर। अब तक तब एक ज़माना था जब अंकल हैड द डेप्थ टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, और आज 21st सेंचुरी में टाइम चेंज हो गया है और अंकल का अप्रोच भी चेंज हो गया है। आज के इस ईरा में अंकल बिजनेस इंटरेस्ट के आर में अपना इन्फ्लुएंस जोन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं करते हैं। आज अंकल ज़बरदस्ती मार्केट बनाते हैं और किसी ने बात ना सुना तो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो जिस सेंट्रल एशिया में अंकल लास्ट सेंचुरी फ्लॉप हो गए और जहां चाइना और रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस जोन बना लिए, अंकल उस रीजन को कैसे हैंडल करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे उस दूसरा प्लान को लेकर। तो जय गुरु जी एंड नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी। हार्टलैंड ट्राइब को मेरे तरफ से शुभकामनाएं फॉर अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ वेरी हैप्पी 2025। और साथ साथ में ये भी थैंक्स टू यू एंटायरली, वी आर अबाउट टू रीच आवर फर्स्ट माइलस्टोन दैट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी हार्टलैंड ट्राइब को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट यू। This is about your interest, your enthusiasm to understand not just global politics but also about the power structure and the power play, which is very important. तो आते हैं अंकल के बारे में। अंकल सैम का सेकेंड फेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन हालफोर्ड मैकिन्डर्स हार्टलैंड, इन आवर हार्टलैंड, इन्वॉल्वमेंट कैसे शुरू होते हैं इसके लेके बात करेंगे। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है सेकेंड फेज का इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण जिसको लेके ये सेकेंड वीडियो है, इट इज़ प्रेडिकेटिंग इटसेल्फ ऑन टू थिंग्स। दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करके ये इन्वॉल्वमेंट शुरू होंगे। वन इज़ द राइज ऑफ चाइना एंड टू इज़ अ टैंजिबल टारगेट। अब ये राइज ऑफ चाइना नॉट एज एन इकोनॉमिक पावर बट द राइज ऑफ चाइना एज एन एक्सपेंशनिस्ट चाइना, अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट के बारे में सोचता हुआ चाइना, यूरेशियन लैंडमास को डोमिनेट करने वाला चाइना। अब यहाँ मामला हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। चाइना को डिस्ट्रॉय करने से वेस्ट खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि चाइना इज वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड लॉजिस्टिक्स हब। उधर चाइना को अगर छोड़ दो तो चाइना खुद वेस्ट को डोमिनेट कर लेंगे। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पे वेस्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो असेंबली लाइन पे कुछ कर सकते हैं, ना तो लॉजिस्टिक्स में कुछ कर सकते हैं, ना ही करंट इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंस है उस पर कुछ कर सकते हैं। तो क्या करें? और तभी अंकल को मिल जाता है पॉइंट 2, जो कि है एक टैंजिबल टारगेट, जिसको अगर सबोटाज किया तो चाइना का एक्सपेंशनिज्म को स्टॉल कर सकते हैं और चाइना को अंकल अपने कैप्टिव के हिसाब से फिर से मेंटेन कर सकेंगे। और इसको बेटर समझने के लिए चाइना का जो हार्टलैंड में अपना फुटप्रिंट है उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। और हार्टलैंड का बात हम जब भी करते हैं, आपको तो पता है पिछले वीडियो से, कि हार्टलैंड, एशियन हार्टलैंड में सेंट्रल एशियन स्टेट्स को हम लोग एक अहम हिस्सा मानते हैं। तो जहाँ तक सेंट्रल एशियन स्टेट का सवाल है, ये देखिए कजाकिस्तान या किर्गिस्तान, इसको लेके थोड़ा सा बात करेंगे चाइना और ये लोग के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर। जहाँ तक कजाकिस्तान का सवाल है, कजाकिस्तान एक चाइना का परमानेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसे कि रशिया है, जैसे कि पाकिस्तान है। चाइना का जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है कजाकिस्तान में, ये पेट्रोकेम में है। लाइक 2016-2017 में 55 projects, 55 projects worth about $27 billion were implemented within the framework of Kazakhstan China Industrial Cooperation, जिसमें से आज के दिन में कम से कम 5 से 8 प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, बाकी भी शुरू हो गया है। जहाँ तक किर्गिस्तान का सवाल है, किर्गिस्तान इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना, क्योंकि किर्गिस्तान इज़ अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। तो इसमें डेवलपमेंटल असिस्टेंस करते हैं चाइना इन द शेप ऑफ कंसेशनल लोन्स। ये लोन्स ज़्यादातर देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बन गया है सिंगल लार्जेस्ट क्रेडिटर। ये गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल डेट है, किर्गिस्तान गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट जो है उसका 42% होल्ड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। और ये जो लोन्स है ये कवर करते हैं रोड्स, ये कवर करते हैं ब्रिजेस, ये कवर करते हैं बिल्डिंग्स, प्लांट मॉडर्नाइजेशन, जैसे बिश्केक का पावर प्लांट मॉडर्नाइजेशन ये कवर करते हैं, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन कवर करते हैं। इट्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब परमानेंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर नहीं जैसे कजाकिस्तान है या रशिया है, बट किर्गिस्तान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंस 2018।
जहाँ तक ताजिकिस्तान का सवाल है, ताजिकिस्तान का कहानी है एक्सट्रीम डिपेंडेंस का। 40% ऑफ ताजिक का एक्सटर्नल डेट इज ओड टू चाइना। चाइना इज इन्वॉल्व इन रोड, इन माइनिंग, इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। ताजिक गोल्ड माइनिंग जो है इट्स कंप्लीटली चाइना डिपेंडेंट, मेजरली चाइना डिपेंडेंट। चाइना हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ताजिकिस्तान कॉटन इंडस्ट्री। चाइना हैज जनरेटेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान तो अपना बॉर्डर सिक्योरिटी का जो एक्सरसाइज है वो भी चाइना के साथ करते हैं। चाइना इज अ सिक्योरिटी पार्टनर बेसिकली। और खास करके ये अफगानिस्तान का जो वॉलेटाइल टाइम्स जो चल रहा है, इस दौरान चाइना को ताजिकिस्तान ने अपना सिक्योरिटी पार्टनर बनाया है। जहां तक उज्बेकिस्तान का सवाल है, हार्टलैंड का लार्जेस्ट मार्केट उज्बेकिस्तान। Uzbekistan considers China as the closest and the most reliable partner. China का largest market considers China as the most reliable and closest partner. China is the largest external creditor like Kyrgyzstan. चाइना का इंटरेस्ट डोमेन्स आर लार्जली वही सेम पैटर्न में, वही सेम पाथ में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस बिल्डिंग, पेट्रोकेम एंड लुकिंग आउट फॉर स्कोप ऑफ बिगर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तुर्कमेनिस्तान चाइना का एक मेजर गैस सप्लायर है, आपने पिछले वीडियो में देखा। और चाइना इज ऑल्सो तुर्कमेनिस्तान का प्रिंसिपल क्रेडिटर्स। तो नंबर्स अभी क्या है, नंबर्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल बिकॉज तुर्कमेन मीडिया में ये सब ज़्यादा नहीं कवर करते हैं, बट चाइना इज अ प्रिंसिपल क्रेडिटर ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो चाइना का इस मेगा आउटरीच को अगर समराइज करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर इमर्ज होता है। देखिए, चाइना का जहाँ तक मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, ये है रोड्स में, ब्रिजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेट्रोकेम में, माइनिंग, एक्सप्लोरेशन। और ये सब अगर हम देखते हैं तो बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव में चाइना का एक फुटप्रिंट बनता है रीजन में, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और द लार्जर पिक्चर लुक्स समवट लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये बन जाता है वो टैंजिबल टारगेट जिसका मैंने शुरू में मेंशन किया है। जी हाँ, BRI या न्यू सिल्क रूट ना सिर्फ एक मेटाफॉर है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म का, ये एक टैंजिबल टारगेट भी है वेस्ट के लिए। अगर इसको साबोटाज कर पाए तो चाइना कैन बी कंटेंड। फिर चाइना रह जाता है चाइना के अंदर, और कैसे रह जाता है, वेस्ट के असेंबली लाइन बन के, वेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के, जो कि हाईली प्रोडक्टिव लेकिन एक कैप्टिव कंट्री है विच इज़ नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। आप कुछ ऐसा सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान, इसको सोचिए। वेरी प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली स्ट्रांग, टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस्ड दो कंट्री है, लेकिन कोई एक्सपेंशनिस्ट प्लान नहीं है, मिलिट्री कुछ नहीं है। बिल्कुल उसका जो फैंग्स जो है, जो सांप का जो फैंग्स होते हैं, बिल्कुल उसका जो फैंग्स है वो फैंग्स को अंकल ने काट के रखा है। दे ओनली कैन एग्जिस्ट एज अंकल्स कैप्टिव। ओके, जर्मनी और जापान से अब चलते हैं ज्योग्राफी में। चाइना का प्रायोरिटी टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द BRI प्रोजेक्ट इज टू नॉर्मलाइज वेस्टर्न चाइना। चाइना का जो वेस्ट है वेस्टर्न चाइना, और वेस्टर्न चाइना कंप्राइजेस ऑफ जिनजियांग, और जिनजियांग है द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द मैप ऑफ चाइना। अब ये जो प्लेसेस है ना, जिनजियांग में कुछ कुछ प्लेसेस है लाइक उरुमकी, प्लेसेस लाइक कोरगोश, प्लेसेस लाइक काशगर। ये सब प्लेसेस जिनजियांग को बनाते हैं द हब या द जंक्शन बिटवीन ईस्टर्न इंडस्ट्रियल चाइना विथ CAR, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड बियॉन्ड। ईस्टर्न इंडस्ट्रियल चाइना इज द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ चाइना। वहाँ से सामान जो जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में या यूरोप में, उसका मेन हब बन जाता है शिनजियांग, उसका मेन हब बन जाता है खरगोश एंड काशगर एंड ऑल दिस रीजन। तो शिनजियांग एक तरह से ओरिजिन पॉइंट बन जाता है BRI डिस्ट्रीब्यूशन का। और एशिया के अंदर वाइटल एंड पॉइंट्स को भी देखना जरूरी है। तो शिनजियांग अगर एक तरह से ओरिजिन पॉइंट है BRI डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वाइटल एंड पॉइंट्स कहाँ पे है जी? ईरान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, थाईलैंड और म्यांमार में है। और जैसे कि 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में था, स्पेशली ड्यूरिंग द यूनिपोलर डेकेड, कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस मैप वाज इंटरचेंजेबल विद द ग्लोबल सलाफी वहाबी टेररिज्म मैप, जो कि मैंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में बताया था। आज 21st सेंचुरी में ये वर्ड्स को आप मार्क कर लो, मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको आप मार्क कर लो। हार्टलैंड में
Salafi terrorism map would soon be interchangeable with BRI and Eurasian integration map. आप ये वीडियो को भी सेव करके रख सकते हो। देखिए, म्यांमार या बांग्लादेश तो कवर हो रहा है और पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता है, तो इस एपिसोड में कुछ बात करेंगे शिनजियांग और सराउंडिंग्स को लेकर, और 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है जिसको अंकल एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज एलियनेशन। देखिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को स्पेशली फ्रॉम पोस्ट सोवियत यूनियन, पोस्ट यूएसएसआर टाइम, ये नेशंस का ना एक फॉल्ट लाइन बेस्ड एग्जिस्टेंस रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो गवर्नमेंट है, और ये फॉल्ट लाइन है पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच। सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स ना आर फेयरली फ्यूडल, वो थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक फ्यूडल है, और ये लोग के साथ पॉपुलेशन को कुछ खास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। सो दे हैव वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद द पॉपुलेशन, और ये लोग का फोकस सिर्फ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। स्टेट का जो इम्पेरेटिव है, कोई ऑयल एंड गैस के ऊपर है, तो कोई कुछ माइनिंग के ऊपर है बेस करके, कोई मार्केट के ऊपर है, कोई भी वॉट एवर देयर इम्पेरेटिव्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो जो गवर्नमेंट सोचता है वही ये करते हैं। जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसका कोई ओपिनियन नहीं लेते। और चाइना का एक स्ट्रेटेजी रहा है, चाइना डोमेस्टिक अफेयर में कभी दखलदारी नहीं करता है। चाइना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट रखते हैं और डोमेस्टिक अफेयर्स में कुछ नहीं करते हैं, कुछ मतलब उसका कोई से नहीं है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, वो नेचुरली चाइना को भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उसके गवर्नमेंट का दोस्त है चाइना। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है एप्रीहेंशन। देखिए, सेंट्रल एशियन जो ट्राइब्स है, ये ज़्यादातर तुर्किक नोमैडिक ट्राइब्स है। एक्सेप्शन है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का पर्शियन रूट्स है, बट बाकी जो भी है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एट्सेट्रा, कजाकिस्तान एट्सेट्रा, दीज आर ऑल तुर्किक ट्राइब्स। तो ये ना हैन चाइनीज़ को अपने से सुपीरियर समझते हैं, इंटेलेक्चुअली भी सुपीरियर समझते हैं और इम्पीरियली भी सुपीरियर समझते हैं, और स्पेशली डरते हैं चाइना से कि चाइना का जो ये फितरत है डेमोग्राफी चेंज करने का, डेमोग्राफी बेस्ड माइग्रेशन करना, इंटर एथनिक मैरिजेस करना, इसमें ना ये लोग डरते हैं कि फ्यूचर में अपना जो कंट्री है इसका डेमोग्राफी हैंड चाइना चेंज कर देंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 एप्रीहेंशन है। पॉइंट नंबर 3 है एक इसके ऊपर इम्प्रेशन। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो पिछले 2-3 डेकेड्स से, 20-30 साल से काफ़ी स्ट्रांग बन गया है सेंट्रल एशिया में, ये चाइना को सेंट्रल एशिया के नज़र में एक एंटी मुस्लिम स्टेट और एंटी मुस्लिम पीपल बना दिए है। तो ये भी सेंट्रल एशियन रीजन को चाइना से फर्दर एलिनेट करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि चाइना का सॉफ्ट पावर बिल्कुल ज़ीरो है। चाइना इज़ एन एक्सट्रीमली वीक सॉफ्ट पावर कंट्री, सॉफ्ट पावर ड्रिवन कंट्री। इसका सॉफ्ट पावर अपील जो है ये ज़ीरो, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो ये जो 3 पहले वाला एलिनेशन, एप्रीहेंशन एंड इम्प्रेशन, जो ये पहले वाला जो 3 नेगेटिव चीज़ बैठा है सेंट्रल एशिया के दिमाग में, सेंट्रल एशियन पीपल के दिमाग में, इसको कम करने के लिए जो सॉफ्ट पावर का ज़रूरत है, जो सॉफ्ट पावर चार्म या जो सॉफ्ट पावर अपील का ज़रूरत है चाइना के पास, वो नहीं है। अब आते हैं मेरे फेवरेट यूएस डिप्लोमैट्स बिग्न्यू ब्रिजिन्स की एक कोट के ऊपर। उसने एक कोटेशन दिया था, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए इसको। ये है पेज नंबर 30-31 ऑफ द ग्रैंड चेस बोर्ड। उसका एक मेगा माइलस्टोन किताब है जो उसने लिखा था, उसका वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट कोट। फॉर अमेरिका द चीफ जियोपॉलिटिकल प्राइज इज यूरेशिया. Eurasia is the globe's largest continent and is geopolitically axial. A power that dominates Eurasia would control 2 of the world's 3 most advanced and economically productive regions. About 75% of the world's people live in Eurasia, and most of the world's physical wealth is there as well, both in its enterprise and underneath its soil. Eurasia accounts for 60% of the world's GNP and about 3/4 of the world's known energy resources. So इतना important था यूरेशिया, और इतना ये लोग को जानकारी है यूरेशिया के बारे में, और इतना ये लोग का फोकस है यूरेशिया के बारे में, ये तो पता चल जाता है जेडबिग का इस कोट को पढ़ने के बाद। और अब बात करेंगे एक और जेंटलमैन का। ये है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, इनका नाम है ली जिनजिंग। ली जिनजिंग, उनका ये कहना है कि Xinjiang's location is way too important geopolitically. Xinjiang shares border with 8 countries: Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and India. Xinjiang
wasn't just a key hub in the ancient Silk Road, it is also a key gate for the current Belt and Road Initiative to expand westward. It will connect East Asia, Central Asia, West Asia and Europe. यही है वो रीजन जहां अंकल और अंकल के वेस्टर्न साथी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं टू स्पॉन्सर लो इंटेंसिटी वॉर एंड लो इंटेंसिटी इंस्टेबिलिटीज। तो कैसे कोशिश कर रहे हैं अंकल? 1990s में CIA के ग्राहम फुलर इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था एंड दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द जिनजियांग प्रॉब्लम। इस पब्लिकेशन के थ्रू उन्होंने ट्रेनिंग चालू किया था वीगर मुस्लिम्स का ऑन हाउ टू क्रिएट सेपरेटिज्म अमंग्स देयर लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट बीजिंग। इनफैक्ट एक तो और भी बात है, एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल लॉरेंस विल्किंसन। लेफ्टिनेंट कर्नल लॉरेंस विल्किंसन वाज सर्विंग अंडर कॉलिन पावेल। उन्होंने एक बार कहा था अबाउट यूएस ऑक्यूपेशन इन अफगानिस्तान, एंड आई एम कोटिंग वंस अगेन, द थर्ड रीजन वी आर देयर इज बिकॉज देयर आर 20 million Uyghurs. And if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs to destabilize China, the best way to do it is to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese in Beijing from internal places rather than external. तो क्या हुआ इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट? इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट सबसे पहले हुआ तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो बाद में हो गया तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, and this group was responsible for 200 terrorist attacks between 1990 and 2001. इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट और हुआ, जैसे कि हाई प्रोफाइल सेपरेटिस्ट्स शेल्टर्ड बाय अंकल, हाई प्रोफाइल सेपरेटिस्ट लाइक अनवर यूसुफ तुरानी एंड रबिया कदीर, ये सेपरेटिस्ट्स हु आर शेल्टर्ड बाय अंकल, ये लोग दे आर एक्सट्रीमली थिक विद द लाइक्स ऑफ बिल क्लिंटन, और जो रेगुलरली शिनजियांग के इंडिपेंडेंस को लेकर साउंड बाइट्स देते हैं मीडिया में। और क्या हुआ? प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, द वर्ल्ड वीघुर कांग्रेस विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 इन जर्मनी बाय एन एक्स CIA एडवाइजर। इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि ये वर्ल्ड वीघुर कांग्रेस का वन ऑफ द प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स इज नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी या NED। NED को तो जो नहीं पहचानते हो, NED को है इज वन ऑफ द मेन माइंड्स और वन ऑफ द मेन प्लॉटर्स बिहाइंड द मैदान रायट्स इन यूक्रेन। और NED का अभी निकला बहुत रिसेंटली जॉर्जिया में उसने इलेक्शन इंटरफियरेंस किया था। सो NED इज वन ऑफ द मेजर डिसरप्टिव फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड, जो एक US का इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी टूल है। सो एज फार एज डिसरप्टिव एक्टिविटीज गो, द एंटायर BRI नेटवर्क इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट चाइना देन बिकम्स ओपन टू सैबोटेज एनी टाइम। वो बलोचिस्तान में हो, वो ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में हो, वो जिनजियांग में हो, वो कहीं पे भी हो। आजकल ISKP का भी इंटरेस्ट और फुटप्रिंट दोनों ही बढ़ गया है सेंट्रल एशियन रीजन में। ISKP का फुटप्रिंट कैसे बढ़ गया है? इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ मीडिया प्रोपेगेंडा, इन टर्म्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू डिजिटल मीडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे ना इतने दिन अंडरग्राउंड थे, साइलेंट थे। ये सब जो पीपल हु आर कॉन्फ्लिक्ट वॉचर्स, पीपल हु आर जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट, उसी को पता चलता था। लेकिन आजकल तो ये सब ओपन में आ गए हैं। अगर आपने नोटिस किया है इन दिस रिसेंट, ये जो हैत तहरीर अल शाम जो सीरिया को टेक ओवर किया, HTS थे, उस HTS में जो फॉरेन फाइटर्स है उसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन है वीगर टेररिस्ट। और अभी ये वीगर टेररिस्ट आर नाउ कॉलिंग फॉर अ जिहाद अगेंस्ट चाइना। टाइम्स ऑफ इजराइल नोट कर रहा है कि 2013 से थाउजेंड्स ऑफ वीगर्स सीरिया ट्रैवल किए हैं और रह गए हैं, और ये लोग सब ट्रेनिंग किए हैं तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ और फाइट किए हैं अलकायदा के साथ हाथ मिला के असाद के खिलाफ। और ये लास्ट फाइट में भी दिस वीगर्स वेर एट द फ्रंट ऑफ द HTS टेररिस्ट दैट फॉट बशार अल असाद्स ट्रूप्स, एंड इन दिस लास्ट फाइट दैट फाइनली टॉपल्ड असाद। और इसी को प्लान बना के तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी उम्मीद कर रहे हैं कि एक फ्रेश वेव ऑफ रिक्रूटमेंट शुरू होंगे बहुत जल्दी। और वो इतना कॉन्फिडेंट है ये फ्रेश वेव ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए कि वो अभी ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में पॉकेट ढूंढ रहे हैं ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए। टाइम्स ऑफ इजराइल बोलिए या एशियन टाइम्स बोलिए, दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे मिलके चाइना का जितना भी सॉफ्ट एरियाज है उसमें अटैक करेंगे। तो मैं इस वीडियो में पॉइंट 2 के हिसाब से जो आपको शेयर किया कि टैंजिबल टारगेट, तो इसमें एक ही टैंजिबल टारगेट नज़र आते हैं, वो है BRI। और जहाँ तक ये
टेंजिबल टारगेट का मामला है कि इंटरेस्टिंग और भी एंगल आता है, वो ये है कि सेंट्रल एशिया में फिर इस्लामिक रेडिकल मूवमेंट का जो ये चेहरा है ये बिल्कुल बदल जाता है। उज़्बेकिस्तान में फरगाना वैली से बोलिए, या ताजिकिस्तान में गोर्नो बदाख्शान से बोलिए, या आईएसकेपी का ये अफगानिस्तान में रह जाना और कंसोलिडेट करने ये बोलिए, ये सब छोड़ के भी जितने भी छोटे मोटे सुन्नी रेडिकल मूवमेंट्स है, जो इतना दिन हमें कहा जाता था कि इतना साल से कि ये सब सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, या ये सब मुस्लिम्स को अपने नेचुरल रूट्स पे रिवर्ट करना है इसीलिए इसका मूवमेंट चल रहा है, ये सब ऑर्गेनिक एक्सप्रेशंस है, क्योंकि यूएसएसआर ने ये लोगों को दबा के रखा था, क्योंकि यूएसएसआर ने टॉर्चर किया था, ब्ला 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 ब्ला, ये सब जितना हम लोग को सुनाया जा रहा है इतने साल से, ये सब बन जाता है एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सबोटाजिंग एशियन इंटीग्रेशन, विच इज़ जिसका बैकबोन है चाइनाज BRI प्रोजेक्ट। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, वंस अगेन द टेररिज्म मैप इन सेंट्रल एशिया बिकम्स इंटरचेंजेबल विद द सिल्क रूट मैप ऑफ एशियन इंटीग्रेशन, एंड अंकल का स्कैम अंडर द नेम ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर कम्स बैक इनटू द पिक्चर वंस अगेन। आप में से जिन्होंने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्कैम वाला मेरा वीडियो नहीं देखे है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। दिस वुड बी अ गुड टाइम टू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये स्कैम क्या है। एनीवे, चलते हैं BRI पे। तो ये जो सॉफ्ट टारगेट BRI है, इसका सबसे सॉफ्ट एरिया कौन सा है? इसका सबसे सॉफ्ट एरिया इज कॉल्ड CEFT या चाइना यूरोप फ्रेट ट्रेन सिस्टम। यूरोपियन फाइनेंशियल रिव्यू इसको चाइना का सबसे प्रोमिनेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मानते हैं। ये ना फ्लैग हुआ था 2011 में, और ये 10-12 साल हो गया है, और इस 10-12 साल में CEFT ने इतना तरक्की किया है कि अब ये कनेक्ट करते हैं 100 सिटीज़ जो कि चाइना, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में है। 100 सिटीज़ ऑफ एशिया विथ 200 यूरोपियन सिटीज़ जो कि 24 यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और ये CEFT का आज के दिन में 82 ऑपरेशनल रूट्स है। अब मज़ा देखिए, यूक्रेन वॉर और रशिया के ऊपर सैंक्शन से नॉर्दर्न रूट ऑफ CEFT बंद हो गया, अभी स्टॉल हो गया है। वहाँ से सर्विसेज हैव ड्रॉप बाय 50%। यूरोपियन यूनियन स्टेट्स आर स्केर्ड बिकॉज रशिया के रूट से सामान लाएंगे तो सैंक्शन लग जाएंगे। दूसरा एंड में अगर आप सी रूट में देखेंगे, मैरीटाइम रूट में, रेड सी में हुतीज प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए है। इस झमेला में ऊपर का नॉर्थ का रूट भी बंद हो गया है और साउथ का मैरीटाइम रूट भी बंद हो गया है। तो एक ही रूट इसमें बचा रहता है, विच इज़ द मिडिल कॉरिडोर, विच इज़ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के थ्रू जो कॉकेशिया में जाएंगे लाइन, उसका। अब अगर जिनजियांग में प्रॉब्लम शुरू कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू हिट चाइना इन अ मेजर वे। तो ये हार्टलैंड ट्राइब में जो कॉन्फ्लिक्ट वॉचर्स है, जो व्यूअर्स है अभी यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में फ्यूचर में जो टेररिज्म रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस होंगे उसका मैप शायद BRI का रूट फॉलो करेंगे, आप देख लेना। और ऐसा एक डिस्टोपियन फ्यूचर को इनिशिएट करने का एक ही जगह है जो कि है जिनजियांग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जिनजियांग को लेकर अंकल का इतना सरदर्द है, वहाँ चाइना क्या कर रहा है, हाउ मेनी कंसंट्रेशन कैंप्स या कौन सा लेवल का जिनोसाइड चल रहा है वहाँ पे कि इंटायर MSM मेन स्ट्रीम मीडिया का दुनिया एकदम इतना बेचैन है शिनजियांग को लेके। एंड सरप्राइजिंगली द फाइंडिंग्स आर एक्चुअली शॉकिंग। पहला बात तो ये है कि द एंटायर प्रोविंस इज ओपन टू चाइनीज एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, नो परमिट, नो परमिशन रिक्वायर्ड। जैसे कि तिब्बत जाने के लिए यू नीड परमिट, शिनजियांग जाने के लिए यू डोंट नीड अ परमिट। पूरा एरिया इज ओपन, आप कहीं पे भी जा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, देर आर हंड्रेड्स ऑफ व्लॉगर्स, मैं यहाँ पे एक दो को मेंशन करूंगा। देर आर हंड्रेड्स ऑफ व्लॉगर्स दैट हैव गॉन, they have traveled extensively and they have very carefully curated their travel experience. Okay, इसमें दो नाम मैं लूँगा, एक तो है कैथरीन्स जर्नी टू द ईस्ट और एक है सनकिस्ट बकेट लिस्ट। ये दोनों है, मतलब ये लोग का वीडियो है बहुत केयरफुली क्यूरेटेड, बहुत नाइसली क्यूरेटेड है। इसका वीडियो में व्यूज़ भी बहुत होते हैं, दे आर प्रिटी क्रेडिबल, दे हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, तो आप इसका वीडियो देख सकते हो। और भी बहुत है तो, लेकिन इसी में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। अच्छा, और स्कोर्स ऑफ आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज आपको मिलेंगे। मुस्लिम लाइफ इन चाइना, मुस्लिम्स इन चाइना, वीगर वेडिंग, उसका वीडियो मिलेगा। फिर वीगर फार्म हाउस मिलेंगे, वहाँ पे कैसे क्या फार्मिंग करते हैं वो सब मिलेंगे। ज़्यादातर वीडियोस रिलेटेड टू शिनजियांग बेसिकली। इसमें रीजन, द कस्टम्स, द फूड, द पीपल एंड सो ऑन। किसी में भी आपको इंक्लिंग नहीं मिलेगा कि ये जो MSM जो जेनोसाइड करते रहते हैं, इसका क्या है, इसका साथ कनेक्शन क्या है।
अच्छा, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना दूध का धुला हुआ है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी सही है कि देयर हैव बीन मेनी टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट, और ये सारे टेररिज्म इंसिडेंट खास करके GWOT वाला स्कैम को पता होने के बाद मन में ये सवाल आ जाता है कि वेयर दिस ऑर्गेनिक, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया, उसके हिसाब से उसके रिस्पॉन्स में ये आ गया ये सब टेररिस्ट इंसिडेंट, या वेयर दिस ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सम आउटसाइड फोर्सेस। और क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इज अ प्रोपेगेंडा टूल ऑफ द वेस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर पाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक साइड से तो कहानी सुनने को मिलता है, दूसरा साइड से कहानी ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। ऑल वी आर लेफ्ट विथ इज द वीडियो फुटेज ऑफ द व्लॉगर्स। और अगर मैं ये चूज़ कर लूँ कि मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहे हैं उसके ऊपर मैं यकीन करूँ, और MSM मीडिया का नैरेटिव के ऊपर मैं यकीन ना करूँ, तो द वीडियो फुटेजेस दैट आर कमिंग आउट इन यूट्यूब साउंड मोर क्रेडिबल। एक और बात है, इस वीडियो में चाइना को एक रीजनेबल लाइट में दिखाने का या देखने का कोई विश नहीं है मेरा। ये वीडियो सिर्फ इसी को हाईलाइट करने के लिए है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझना है कि जैसे अंकल ने रशिया और यूरोपियन यूनियन के गैस लाइन को काट के रशिया को यूरोपियन यूनियन से डीकपल किया है, ठीक वैसे ही अंकल फ्यूचर में चाइना का सप्लाई लॉजिस्टिक्स लाइन काट के चाइना को यूरोपियन यूनियन से सेपरेट करेंगे और सेंट्रल एशिया में वीकन करेंगे। और जैसे रशिया के लिए यूक्रेन को खड़ा किया है, वैसे चाइना के लिए सेंट्रल एशिया में इस्लामिक रेडिकलिज्म को खड़ा करेंगे। तो ये उसी को समझने के लिए है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पर्सपेक्टिव लेके बात करते हैं टू अंडरस्टैंड इंडियन अप्रोच एंड इंडियन रिस्पॉन्स। तो अगर चाइना और रशिया के साथ ये कर रहा है अंकल, तो ये इंडिया के साथ भी हो सकता है। जहाँ तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, यूरोपियन यूनियन आफ्टर ऑल इज अंकल्स डायरेक्ट स्लेव। तो यूरोपियन यूनियन को किसी भी हालत में अंकल दूसरों के साथ लिंक तो ना करने देंगे, ना बिजनेस करने देंगे, ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने देंगे। यूरोपियन यूनियन को अंकल अपना कैप्टिव रखेंगे। तो दोस्तों, इस मेथड से अंकल प्लान्स टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। सेंट्रल एशिया में डिसरप्शन फैलाओ जिनजियांग के थ्रू, फिर BRI आ जाते हैं खतरे में, साथ में यूरोपियन यूनियन रह जाता है कंप्लीट कैप्टिव टू अमेरिकन इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी रिसोर्सेस। और सेकंड, उधर शिनजियांग प्रॉब्लम ना सिर्फ चाइना को हिट करेंगे, इट वुड हिट एंटायर सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया को हिट करेंगे तो रशिया को और ईरान को तो हिट करेंगे ही करेंगे, हो सकता है इंडिया को भी हिट करे। और एज अ रिजल्ट ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इसको अंकल चेक में रख सकेंगे, ताकि कोई भी रीजनल पावर इमीडिएट फ्यूचर में अंकल को चैलेंज ना कर पाए। और इसमें एक एक्सीडेंटल बात आ जाता है, जो कि इस वीडियो का टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने इंक्लूड करने का सोचा। तो इस मौके में आ जाता है टर्की। सेंट्रल एशिया सफिशिएंटली अफेक्टेड होने के बाद जो ट्राई करेंगे अपना टर्किक सेंटिमेंट सेंट्रल एशिया में एक्सटेंड करने का अंडर इट्स न्यू ऑटोमन एम्बिशंस। और पता है आपको, ये टर्की के दिमाग में घुसाया कौन था? ये टर्की के दिमाग में 1991 में हेनरी किसिंजर ने घुसाया था। उसका एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम एड्रियाटिक सी टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब एड्रियाटिक सी से लेके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसने एक आउटलाइन किया था जो कि बन गया है टर्किक जियोपॉलिटिकल एम्बिशन। ये हेनरी किसिंजर ने USSR का जो रिवाइवल है उसको ख़त्म करने के लिए टर्की के दिमाग में घुसाया था, so that Turkey could get to, or at least try to grab the entire Soviet Central Asia. आज के दिन में टर्की हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि ओवर टाइम मोड में रहते हैं टू कंसोलिडेट ऑन द स्ट्रेटेजिक आउटरीच टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और इस गेम में टर्की का सबसे बड़ा कार्ड, सबसे अहम कार्ड है आइडेंटिटी। तुर्किक आइडेंटिटी लेके ये लोग खेल रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, this is the future plan of uncle in heartland, in Mackinder's heartland, in our heartland. Plan क्या है? To clamp and keep China as a captive, और इस वैक्यूम में to allow Turkey to expand its identity footprint, और ये रीजन को sufficiently medieval रखे। व्यूअर्स को सिर्फ इस बिग पिक्चर को, सेंट्रल एशिया में जो डेवलपमेंट होंगे,
जिनजियांग में जो डेवलपमेंट होंगे, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट होंगे, उसके साथ मिलाते रहना है. I hope you all have liked the video. Those who are watching for the first time, please don't forget to subscribe and press that notification button. And those who are a part of the team, those who are a part of Heartland Harry, please don't forget to like and comment. Meanwhile, I will be back next week with another presentation on another interesting topic. तब तक के लिए जय गुरु जी and जय हिंद.